चलो, क्वालिटीज ऑफ, चलो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो देखो, उसको फाइनेंशियल मैटर पे करना पड़ता है मेनली, जो है। तो ये सब उसकी क्वालिटी है। टैक्ट, कॉजन। टैक्ट मतलब चतुराई, कॉजन मतलब अलर्टनेस, फॉर्मनेस मतलब दृढ़ता, गुड टेम्पर मतलब जल्दी गुस्सा ना हो, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, डिस्क्रेशन मतलब अपनी मर्जी चलने वाला, थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का, ठीक है ना। इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्री जजमेंट साथ में होगा। ठीक है, इंडस्ट्री कौन सी क्वालिटी है, किसी को पता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट की क्वालिटी होना चाहिए, और पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, क्लियर हेडेडनेस होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, भरोसा कर सके, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो एक बेसिक इंसान की जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो सब उसमें होनी चाहिए। क्लियर है क्या? है ना। मतलब पॉइंट ये कि ऑडिटर का मतलब ये नहीं होता कि आपको टेक्निकली सब पता है बस, ठीक है। ऑडिटर का मतलब ये है कि आपको इंसान भी हो आप अच्छे, आ रहा है समझ में? अच्छे के साथ साथ मजबूत, दृढ़। देखो, फॉर्मनेस बहुत जरूरी है, आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि भैया, तुमको हो सकता है बहुत सारे चोर चक्के टाइप के लोग मिले, आ रहा है समझ में? तुम्हें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तुम थोड़े से अच्छे बनोगे तो सामने वाला फैल जाएगा। क्लियर है ना। दुनिया बहुत कमीनी है, सच बता रहा हूँ, है ना। मैं बहुत ठोकर खा के सीखा हूँ, है ना। अच्छा व्यवहार करो, लोग से फायदा उठाते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे ऑडिट पे जाओ, क्लियर है, अब जब जाए अपन अच्छे से बात करें ना, तो उनका मकसद ये रहता है बस कि तुम ऑडिट अच्छा कर दो या रिपोर्ट में कुछ मत निकालो। अरे सर, एक एज ए पर्सन अपने को लगता है ना कि यार अपन किसी से बात कर रहे हो तो भाई अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तुम वर्क में तो मतलब वो कर ही नहीं सकते। अरे सर, क्योंकि तुम उनका ऑडिट करने जा रहे हो, तो रेयर चांसेस है, आ रहा है समझ में? तो यू कैन बी प्रोफेशनल, क्योंकि उसके बाद फिर तुम कुछ भी बोल सकते हो। नहीं तो देखो, पता क्या है, समझना है इस बात को। तुमको रिपोर्टिंग करनी है, आ रहा है समझ में? तुम रिपोर्टिंग करोगे, किसी की नौकरी पे बना रही है, आ रहा है समझ में? उससे तुम 4 बार अच्छे से बात कर लियो, और अब वो आकर के तुम्हारे सामने मान लो रो रहा है, समझ आ रही है बात? तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं इंसान ही बुरा हूं, जबकि यार तुम्हारा काम है ना भाई, तुम, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हायर अथॉरिटीज ना, समझ में आ रही है बात? तो दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो कि तुम उस समय इंसानियत देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम उस एक इंसान के लिए थोड़ी सी चोरी कर रहे हो, समझ में आ रही है बात? तो तुम अपनी नौकरी दांव पे लगाने तैयार हो क्या किसी को रोने के लिए? तो ये ध्यान में तुम्हें रखना पड़ेगा। यहीं पर आती है फॉर्मनेस, आ रहा है सर? क्योंकि वो पिघलना नहीं है ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इन शॉर्ट, पर्सनल क्वालिटीज जो कि एक गुड बिजनेसमैन आपको बनाएंगे, वो एक गुड ऑडिटर को बनाएंगे। अच्छा, शाइन ऑफ कल्चर, कल्चर भी होना चाहिए, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। इंटीग्रिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, सिर्फ इंटीग्रिटी नहीं बोल रहा है, ऑनेस्टी तो सबसे मेन है। अरे आपके साइन पे लोग उसकी ऑनेस्टी पे विश्वास करने लग जाएंगे, समझ में आ रहा है? यू आर द वाउचर ऑफ ऑनेस्टी, यू आर वाउचिंग फॉर द ऑनेस्टी ऑफ अदर पर्सन। तुम्हारे कहने पे दूसरों पे लोग भरोसा करने लग जाएंगे, दूसरे लोगों पर। तो सोचो तुम्हारी ऑनेस्टी का लेवल क्या होना चाहिए। इसलिए सीए को अल्फाबेट ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। इंडिपेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर ट्रस्ट वाली पोजीशन में होते हो आप, तो भाई आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो he is called upon constantly to critically examine, review financial statement. Obviously useless for him to attempt the task unless his own knowledge is that of an expert. मतलब you have to be an expert. आप expert नहीं होगे तो आप कहाँ से चेक करोगे? अरे समझ में? ठीक है ना। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, समझ रहे हो? बेसिक नॉलेज, क्लरिकल नॉलेज नहीं, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग तुम्हें होना चाहिए, ठीक है ना। इज सिने क्वा नॉन, सिने क्वा नॉन मतलब एसेंशियल, वेरी एसेंशियल, अरे समझ में? ठीक है। चलो, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे होते हैं?
एस एस, एस आर ई, एस ए और एस आर एस, ठीक है ना। ये सबसे मेन है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है, ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड। एस आर ई रिव्यू एंगेजमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड। ऐसे ही अश्योरेंस एंगेजमेंट, समझ में रहे, जो अदर देन ऑडिट में लगते हैं, क्लियर है। और एस आर एस, कोई और काम कर रहे हो आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी फर्म में, तो आपके कौन से स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, एस आर एस। ये सब बहुत थोड़े थोड़े से हैं, ये है खूब सारे, समझ में रहे, क्योंकि मेन काम क्या है अपना, ऑडिट का, क्लियर है। तो ये सब तो क्या पता पूछे भी ना जाए, मतलब है ना। इसके अलावा एसक्यूसी भी होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो सब पे लगते हैं, कि कोई भी एंगेजमेंट कर रहा हो क्वालिटी कंट्रोल तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो ये क्या है, क्यों है ये, हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने की, समझ में आ रही है बात। लोग ऐसे ही भरोसा नहीं करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, आ रहा है समझ, उसको ये सारी बातें निभानी पड़ती हैं। क्लाइंट को वैल्यू दोगे आप, तब तो आपके आपकी वैल्यू है ना, आ रहा है समझ, ठीक है ना। फिर तो सबसे पहले एसेस, एसेस ऑडिट वाले स्टैंडर्ड्स हैं। ये ना बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब समझते हो, एक स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो। हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो तभी इशू किए जाते हैं जब इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्ड, तो हम वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये मेंटेन करके चलते हैं। आ रहा है समझ, स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो जैसे ही कोई इंटरनेशनल बना तो हमारे यहाँ का जो अश्योरेंस बोर्ड है वो भी उसको देख करके उसका इंडियनाइज वर्जन लॉन्च कर देता है। आ रहा है समझ, ताकि क्या हो, वे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे चल पाए, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो हमारे यहाँ का ऑडिट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एकदम करीब है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं ना वो बहुत सारे एरिया को कवर करते हैं। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है तो मेरा पर्पस क्या है, मैं कैसे चेक करूं, समझ रहे, किस लेवल पे करूं, किस लेवल पे नहीं करूं, अलग अलग सिचुएशंस में क्या करूं, उन सब के बारे में हाईलाइटिंग की हुई, हाईलाइट्स दी हुई है किसमें, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में। दे कवर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, समझ रहे। फॉर एग्जांपल जैसे 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, मकसद क्या है, 230 में ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपको लिख करके कितनी चीजें जो है वो रख लेनी है, हर चीज लिख करके रखनी पड़ती है आपको। ऐसे 315 में हम लोग ये तय करते हैं कि भाई कोई रिस्क कितना है, समझ रहे हो, इनहेरेंट कितनी लिमिटेशन है, मतलब आ रहा है ना समझ में। कितना ऑर्गेनाइज, जितना ऑर्गेनाइज होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना अनऑर्गेनाइज होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। कोई कोई एंटिटी का, कोई कोई बिजनेस का नेचर ऐसा होता है ना, रिस्की होता है, सब 315 पड़ेगा। ऐसे 500 है पूरा डिटेल, जो उसमें खूब सारे स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंडर में, जिसमें कि हम लोग एविडेंस कैसे ऑब्टेन करें ये निकालते हैं। 700 में हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, यानी कि रिपोर्टिंग जो है वो पूरी किसमें होती है, ऐसे 700, क्लियर है। ये है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। इसके अलावा क्या है, रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, जिसमें हम लेसर अश्योरेंस देते हैं, जिसमें हम लेसर अश्योरेंस देते हैं। रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, अरे समझ में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी अपन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जरूर लेते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसका सफिशिएंट ऑडिट के सफिशिएंट से कम होता है, क्लियर है, क्योंकि इसमें हम उतना भरोसा नहीं दिला रहे यूजर को, क्लियर है, थोड़ा कम भरोसा दिला रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से लगते हैं, 2400 और 2410। अच्छा, इसमें भी अभी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही अपन कर रहे हैं, मतलब इसमें भी जो अकाउंटिंग हो चुकी है उसका, इसमें भी अकाउंटिंग जो हो चुकी है, लेकिन ये थोड़े से लिमिटेड रिव्यू वाले हैं, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। अब तीसरा है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब ये अश्योरेंस एंगेजमेंट अलग से है, जिसमें कि डू नॉट इंक्लूड ऑडिट और रिव्यू, लेकिन चेकिंग वाला है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, प्रोस्पेक्टिव मतलब कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला जो बताया था आपको कल, आ रहा है समझ। और इसके अलावा assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information included in a prospectus, otherwise है ये, समझ में आ रहा है। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नहीं है, डू नॉट इंक्लूड ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आ रहा है समझ में। ये ऐसा नहीं है फिर, है ना। इट मे रिलेट टू नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल हो गया, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है, रिलेटेड सर्विसेज। इसका मेन क्या है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, समझ में आ रहा है, मतलब कि
कोई क्लाइंट है वो बोल रहा है कि भैया ये वाली कुछ पर्टिकुलर सर्विस चाहिए, यानी कि हमारा ये वाला इन्वेस्टिगेशन कर दो, ये वाला हमारा सिर्फ फिक्स एसेट देख लो यार, आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया, रिलेटेड सर्विसेज। अब इसमें मैं वैसी वाली ऑडिट रिपोर्ट नहीं इशू करूंगा जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप का है, टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स, समझ में आ रहा है, कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम्स। कुछ इंडिविजुअल आइटम्स की चेकिंग के लिए ये बनाया गया है कि इंडिविजुअल आइटम का अगर ये सब ना, ऑडिटर को, ऑडिटर के लिए इंस्ट्रक्शन है ये सब, आ रहा है समझ में? कि भैया देखो ये वाला तुमको मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे कर लेना, देखो ये वाला ऑडिट मिल रहा है तो ऐसे कर लेना, ये वाला काम मिल रहा है तो ऐसे कर लेना, ये सब इंस्ट्रक्शन है। किसको? ऑडिटर को। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये, है ना? ऑडिटर को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रैक्टिशनर। क्लियर है? ठीक है ना? तो हो सकता है कि मैनेजमेंट को अकाउंट्स प्रिपेयर करने में ही चार्टर अकाउंटेंट की जरूरत पड़ गई, तो फिर वो बुला देगा, हाँ बस ये करेगा तो ऑडिट नहीं करेगा फिर ऑब्वियसली। क्लियर है ना? तो ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट हो गए। कंपाइलेशन मतलब कि भाई मान लो किसी एंटिटी की 50 ब्रांचेस है, तो उन ब्रांचेस को कंपाइल करना है और वो सब बड़ा काम हो जाता है, तो इसके लिए उन्होंने किस चार्टर अकाउंटेंट को किया, तो वो चार्टर अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज किस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड से दे, आ रहा है समझ में? इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम नहीं खराब होना चाहिए, आ रहा है समझ में? इंस्टीट्यूट के साथ हमारे साथ चलती है, तो फिर हमको एक लेवल ऑफ वर्क कम से कम देना चाहिए। कोई ये ना बोले कि देखो सीए ने ऐसा काम करके दिया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड रिलेटेड सर्विसेज, और इसके लिए स्टैंडर्ड्स 44 और 4410, कंपाइलेशन और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, ये दो स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? इस पर भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना? अब आते हैं, अच्छा ये कहाँ पर कैसे इशू किया जाता है, आईसीए, ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, आपको याद रखो, आपको स्टैंडर्ड्स कम से कम निभाने हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल सबसे मेन बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, समझ में आ रहा है? कोई भी काम करो ढंग से करो। क्लियर है? ठीक है ना? ऐसे चलता फिरता नहीं। क्लियर है? जो काम करो तो एक लेवल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, समझ में आ रहा है? एक मिनिमम वैल्यू उसकी होनी जरूरी है, ठीक है ना? तो SQC 1 अभी तक इसके लिए इशू किया गया है ना? तो सो दैट फर्म एंड इट्स पर्सोनल, पर्सोनल मतलब जो लोग हैं, कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स इशूड आर अप्रोप्रिएट, ढंग से रिपोर्ट इशू करें। कोई कल को ये ना बोले कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, अबे तुम उसको उसमें करो ना, साइलेंट में, रोज बजता है तुम्हारा फोन, ठीक है? हाँ, ठीक है। फिर देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? फिर फर्दर इट ऑल्सो मस्ट बी रिमेम्बर्ड कि SQC जो है वो सारी सर्विसेज पे लगते हैं। बोलिए, ये क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए? क्योंकि ग्लोबल प्रैक्टिसेस से बेंचमार्क सेट हो जाता है। बेंचमार्क मतलब कि मिनिमम लेवल, स्टैंडर्ड। बेंचमार्क का मतलब भी क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड, है ना? कि मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी जो कि आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और ग्लोबल प्रैक्टिसेस से क्यों है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड उनको देख के ही बने। समझ आ रहे हैं? ठीक है ना? तो इससे क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प वो हो जाती है ना, ताकि यूजर्स जो है वो डिलीजेंट डिसीजंस ले सके, और स्टैंडर्ड से यूनिफॉर्मिटी आती है। क्लियर है ना? कि सबका ऑडिट एक सा होता है, कंपेरेबिलिटी आ जाती है यूनिफॉर्मिटी से। अच्छा, इससे ना, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को और क्या मिल जाता है, और हथियार मिल जाते हैं, और सीखने को मिल जाता है, तो और बेहतर हो जाती है चीजें। समझ में आ रहा है? तो प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल से भरपूर कर देता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और क्वालिटी ऑब्वियसली मतलब यही तो मेन, क्लियर है? क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है। मतलब आप जो भरोसा दे रहे हो ना, एक होता है कि आपने ऑडिट कर लिया तो ऐसे आपने अपनी मर्जी से देख लिया, एक एक स्टैंडर्ड्स, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो कल को ये चेक कर सकता है कि आपने चेकिंग किस लेवल से की है। समझ में आ रही है बात? ठीक है? नहीं तो फिर चेकिंग को कौन चेक करेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर एक और प्रोफेशन बनाना पड़ेगा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम चेक करे। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया कि भैया ये स्टैंडर्ड्स आपको निभाने पड़ेंगे, तो ये चेक हो गया मिनिमम किसके लिए, ऑर्डर के लिए। ठीक है ना? ये तो नहीं है।
फिर नहीं यार, चलो ठीक है। ऑर्डिनरली दे आर टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, ठीक है ना। ड्यूटीज क्या है इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये हेडिंग सारी याद रखना, यही हेडिंग क्वेश्चन का नाम बन के आ जाती है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड में कोई एक पर्टिकुलर चीज इनफेक्टिव हो जाए किसी पर्टिकुलर इसमें। देखो क्या होता है ना, स्टैंडर्ड आप 150 बना दो, सिचुएशन के टाइप कितने होंगे, हजारों। समझ में आ रही है बात। तो ये 50 स्टैंडर्ड मिलकर के उन हजारों सिचुएशन को हो सकता है कि कुछ कुछ उनके दायरे से बाहर निकल जाए। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। बहुत एक्सपीरियंस से बहुत सब चीजों से मिलकर के बनाते हैं, लेकिन सिचुएशंस तो बाहर निकल सकती हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि कोई स्टैंडर्ड आपका किसी एंगेजमेंट के दायरे से बाहर निकल गया, अब आपको क्या करना है, आप कर लो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। आप दूसरे तरीके अपना लो जो कि स्टैंडर्ड में नहीं भी लिखे हुए। देखो, मुझे तो भरोसा चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम लिखा है। स्टैंडर्ड ने बोला कि देखो उसको ऐसे ऐसे चेक कर लो, मैंने कहा ये वाला तरीका तो लग ही नहीं रहा। समझना रहा, वही जैसे बताया था ना नासा का सैटेलाइट। अब वाटर स्टैंडर्ड बोला फिजिकल वेरीफाई कर लो, फिजिकल कैसे वेरीफाई करें, कहाँ जाए। अरे समझ, उसको चेक करने जाएंगे तो 200-400 करोड़ खर्च हो जाए, क्या मतलब। अरे समझ, ठीक है, और कौन जाएगा। अरे समझ, क्लियर है। तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करके हम क्या कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमको ये लिखना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स में कि हमने ऐसा क्यों किया। नहीं आया समझ, आपकी रिपोर्ट में ये अटेंशन होने चाहिए कि भैया देखो क्या क्या आपने ऑडिट के स्टैंडर्ड से इधर उधर भगे। नहीं आ रहा समझ, ठीक है ना। देखो, सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं चाहिए कि हमने वो वाला प्रोसीजर अपनाया। क्यों, क्यों दूसरा प्रोसीजर अपनाया, स्टैंडर्ड में दूसरा लिखा था, तुमको क्या पड़ी थी कि दूसरा निभाओ। तो तुमको उसका रीजन लिखना पड़ेगा, व्हाई डिड यू अप्लाई सम अदर प्रोसीजर, ठीक है ना, रादर देन एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो ये सब जो है ना, देखो ट्रू फॉल्स एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? आपको ऐसा सवाल आ जाए कि देखो स्टैंडर्ड नहीं निभाया, ऑडिटर ने गलत कर दिया ना, तुम बोलोगे अरे नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट कर दे अगर जरूरी था तो। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा एक ऑप्शन आया तो फिर आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये अपन लोगों ने कर लिया। अब ये देखो क्या बोल रहा है ना, बाबू ऑडिट करने गया, आ रहा है समझ में, ठीक है। किसका, क्विक बाय प्राइवेट लिमिटेड का। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो लेकिन बाबू को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिले। समझ में आ रहा है, क्लियर है। कुछ डेटर्स ने, अच्छा, ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन ना ऐसे 505 में लिखा हुआ है कि ऑर्डर को मिलने चाहिए। आ रहा है समझ में कि भैया डेटर है तो उनसे पूछो। समझ ना, बुक में नकली तो नहीं है तो डेटर से एक्चुअली पूछ लो, उसने बोल दिया तो हाँ जो एग्जिस्टेंस है वो सही है। तो ये वाला प्रोसीजर स्टैंडर्ड से बताया हुआ। अब कुछ डेटर से अगर रिप्लाई नहीं आया तो फिर क्या लगाएगा वो, अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो ही रिलाइड अपॉन सेल डिटेल्स टू दीज पार्टीज, ई इनवॉइसेस, ई बिल्स, और उसने पेमेंट भी ट्रेस कर ली बैंक में। नहीं आया समझ, बाद में आई होगी ना पेमेंट, मतलब क्वार्टर जब जाता है तो 31 मार्च के बाद भी जाता है, तो बाद में देखिए उसमें आ गई है पेमेंट, तो वो रीजनेबली सेटिस्फाई हो गया अपने एविडेंस ऑब्टेन से। समझ में आ रहा है। Is there any other reporting duty cast upon him relating to not following a mandated procedure in one of the standards on audit? तो क्या करना पड़ेगा उसको, समझ में आ रही है बात, वो डॉक्यूमेंट कर लेगा इस बात को कि भैया उसने एक्सटर्नल प्रोसीजर क्यों नहीं निभाया, until unless it is very obvious, ठीक है ना। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, he is required to document कैसे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स उसका पर्पस अचीव कर रहे हैं और क्यों उसने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अपनाए। आ रहा है समझ, उसकी रिपोर्ट शुड ड्रॉ द
अटेंशन टू सच डिपार्चर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो अब केस स्टडी। ठीक है ना, ये अच्छा है कि अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो कुछ तो एज इट इज आएंगे। चलो, मी एंड यू, है ना, नई कंपनी बनाई। अच्छा, कंपनी का जो प्लांट था उसने सभी प्रोडक्शन चालू किया था, तो बैंक से फंड लिया था, मशीन मशीन इंस्टॉल कर ली। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटी भी सेम बैंक से अपन ने वो कर रखी थी, डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर पेमेंट करना। अब यहाँ तक में थोड़ा सा बिजनेस नॉलेज लगेगा तुम्हारा। क्लियर है? एक होता है कि भैया मैंने लोन लेके फैक्ट्री डाली, एक जो हाथ का पैसा चाहिए ना, समझ ना रहे, डेली लेबर को पेमेंट करनी है या कुछ भी आपको, जो आपको कैश चाहिए ना, मतलब जो समझ रहे हो ना, रेगुलर खर्चे के लिए जो कैपिटल लगता है। एक है कि भैया आपने 25 लाख की पूंजी लगा रखी है अपने बिजनेस में, एक है कि भैया 1 लाख रुपए तो मेरे पास एट ए टाइम कैश में होना चाहिए ना, वो तुम्हारा हो गया वर्किंग कैपिटल। 25 लाख तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, मान लो 1 लाख। समझ गए? अच्छा, 6 महीने के अंदर अंदर ही मैनेजमेंट को लगने लगा कि भैया यार ये 1 लाख रुपए तो कम पड़ रहे हैं, और कैश की कमी होना मतलब उसको बोलते हैं लिक्विडिटी इशू आने लग गए कंपनी में। तो कंपनी जो है वो मैनेजमेंट कहाँ पहुंचा, बैंकर के पास, बोला कि भैया ये इसको जरा 5 लाख कर दो यार, अरे सर लिमिट को हमारी। बैंक बोल रहा है कि भैया देखो क्या कर तुम, तो जो तुम्हारा फाइनेंशियल बिजनेस कैसा कर रहे हो, ठीक है ना, फाइनेंशियल दिखाओ और सीए से साइन करा के लाओ जरा, अरे सर, ठीक है ना। अच्छा, ये भी बना के लाओ कि अगले 6 महीने क्या करने वाले हो, प्रोजेक्टेड। जब भी प्रोजेक्टेड है मतलब कि क्या, आगे के आने वाले सालों का भी प्रोजेक्टेड जो है वो बना करके लाओ, तब हम तुमको क्या करेंगे, लोन देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, लोन तो नहीं, क्रेडिट फैसिलिटी, है ना। क्लियर है? तो मैनेजमेंट आया बाबू के पास, ये नहीं, अच्छा ये दूसरा था ना, सीएपी, सीएपी तो था, चलते जिनने अभी नए नए सीए बने थे और प्रैक्टिसिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है ना, रिपोर्ट्स प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर हाफ ईयरली रिजल्ट्स एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल आर सॉर्ट फ्रॉम सीएपी। मैनेजमेंट ने पूरी इंफॉर्मेशन दी उनको, रिकॉर्ड्स दिए। ठीक है ना। अच्छा, इस केस में कंपनी ने सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, वो भी ड्राफ्ट में, प्रिलिमिनरी फॉर्म में, अलॉन्ग विद द कंपनी रिकॉर्ड्स फॉर द रेलेवेंट हाफ ईयर। और उससे बोला कि भैया एक काम करो ना, पूरा साइन करके दे दो विद रिपोर्ट फॉर म्यूचुअली अग्रीड प्रोफेशनल फीस। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। चलो अब देख रहा हूँ गलत है, चलो अब इसके आंसर्स देते हैं अपन, है ना। The management of the company has engaged CA to issue duly signed report for half year. Which of the following standards, if any, issued by ICAI are relevant? A option. हाँ, इसमें कौन से हाफ ईयर की बात कर रहे हो? पहले वाले, जो पहले वाले। रिव्यू किस बेसिस पे बोल रहे हो? क्योंकि लिमिटेड, पूरा लिमिटेड सर्विस ले रहे हैं, पूरा ऑडिट नहीं हो रहा, डिटेल्स नहीं है। एक पर्टिकुलर देखो सर्विस, मेरे हिसाब से तुम हाफ ईयर पे, हाफ ईयरलेस के लिए रिव्यू बोल रहे हो, अरे समझ। बाकी ये क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए चाहिए, तो इसमें पूरा ऐसा वाला अश्योरेंस देने की भी जरूरत, मतलब दूसरा रीजन ये भी है। बाकी हाँ, हाफ ईयर और 1 साल से कम होता है तो नॉर्मली हम ऑडिट करते भी नहीं है। क्लियर है ना। तो ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं सही देखूंगा इस बात की, तुम लोग मत देखो, ठीक है, बाकी के आंसर दिख जाते हैं। मतलब ये न्यू वाला है ना, इसका आंसर सी दिया हुआ है, 1.36 ना। हाँ, इसमें दिया हुआ है रिलेटेड सर्विसेज, वैसे मुझे लग ही रहा था। देखो सुनो, क्या
हाँ इसका तो वो तो गड़बड़ हुई थी ना। चलो ठीक है, इसका सी देखो। मुझे क्या लगता है कि यहाँ जो प्रोस्पेक्टिव की बात की गई ना कि कमिंग ईयर्स का भी देना है, समझ रहा है, हाफ ईयरली एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्टेड के चक्कर में इसने शायद रिलेटेड सर्विसेज में कर दिया है, क्योंकि रिव्यू भी काय पे होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। समझ आ रहा है, ऐसे या एसआरई दोनों किसमें होते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ये हिस्टोरिकल की बात नहीं कर रहा है, ये आगे की है। वैसे इसमें सिर्फ ये हाफ ईयर के लिए ही लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, लेकिन दिया हुआ है बुक में आंसर, तो अपन यही मान करके चलते हैं। क्लियर है ये? ठीक है ना। चलो फिर इसमें से क्या सबसे अप्रोप्रिएट है इस सिचुएशन में? सर हाँ फर्स्ट वाले में तो ये भी हो सकता है जैसे इसने कुछ पर्टिकुलर चीजें प्रोवाइड की, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल नहीं, स्टेटमेंट। अगर मान लो कि ऐसा लिखा होता कि प्लांट बस चेक कर लो, स्टॉक चेक कर लो बस, समझ में आ रही है बात, तो क्या होता? नहीं है तो आंसर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये तो एक और रीजन भी हो सकता है कि हाँ यार, बैंक वालों को क्या मतलब बाकी सारी चीजों से। बैंक वालों को मेनली मतलब कुछ ही चीजों से कि भैया तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन है जिनसे कि कल को हम बेच करके अपना लोन पूरा करवा सके। आ रहा है समझ, या तुम्हें इतने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, या कुछ धांधली का प्लान। आ रहा है समझ, ठीक है। चलो इस सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? CAP can assist management in preparation of financial statement of the company. However, issue of report in such a case is outside the scope of work. बताओ, नहीं नहीं, ये होगा कि नहीं होगा ये वाला ऑप्शन? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने में हेल्प नहीं चाहिए हमको, उनका आधा साल कंप्लीट हो गया है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो ये नहीं है। CAP assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue an audit report। यार आधे साल हुआ है, आ रहा है समझ में? तो बैंक वालों को तो असिस्ट नीड नहीं होगी, और ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं। CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही कैन इशू अ कंपाइलेशन रिपोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। अब देखो कंपाइलेशन रिपोर्ट होती है जब बहुत सारे क्या कहते हैं ब्रांचेस ब्रांचेस होती हैं, अरे समझ, कि इनके जो सब कुछ बिखरा बिखरा है वो इनने कंपाइल कर लिया। वैसे एक बात और है कि उन्होंने क्या दिया है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस और वो सब ड्राफ्ट वो सब दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तीनों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, A, B और C, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में वो हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन चलो चौथा बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। CAP कैन नॉट असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर ही कैन इशू अ रिव्यू रिपोर्ट। देखो इस बात को समझो, ऐसा नहीं है कि वो असिस्ट नहीं कर सकता, अगर वो ऑडिट कर रहा है तो वो नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो ये तो गलत ही हो गया ना, नहीं आ रहा समझ? हमारा ये पॉइंट सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसी को अगर क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है काय के लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब कि आंसर तो पहले तीन में से ही होगा, है ना? तो देखो असिस्ट कर सकता है, हाउएवर इशू अ रिपोर्ट इन सच ए केस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ वर्क। नहीं, स्कोप में एक रिपोर्ट तो चाहिए हमको, क्यों? क्योंकि बैंक वालों को चाहिए ना, लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तो सिर्फ रिपोर्ट लिखा है ना, ऑडिट रिपोर्ट कहाँ लिखा है? तो इशू ऑफ रिपोर्ट इज आउटसाइड स्कोप ऑफ वर्क, आउटसाइड स्कोप तो नहीं है ना, बैंक वालों को देनी है ना रिपोर्ट। क्लियर है? तो ए भी नहीं होगा, है ना? और बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो वो इश्यू नहीं कर सकते। तो अब वैसे अपन ने
सिलेक्शन बाय रिजेक्शन से देखें तो फिर सी पे पहुंच गए। अब इंडिविजुअली देखें तो ही कैन इशू कंपाइलेशन रिपोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो कंपाइलेशन का यहाँ पर एक तो वो वाला मीनिंग था कि अलग अलग ब्रांचेस को कंपाइल कर लो, दूसरा मीनिंग ये है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही वो हेल्प कर रहा है। आ रहा है समझ? ठीक है ना, तो उसको भी अपन क्या बोल लेंगे, कंपाइलेशन। क्लियर है? बोलो। ठीक है, क्योंकि बाकी तीन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड का देखते हैं। कौन सा? सी। सी है। चलो देखो, इन द अबव केस सिनेरियो फॉर इश्यूएंस ऑफ साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हाफ ईयर as discussed in last paragraph of case study, identify the most appropriate statement। ठीक है, तो कौन सा है लास्ट पैराग्राफ? विद रिपोर्ट बोलेंगे क्या होगा? ये बहुत क्लियर है क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर, है ना? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, तो ये तो क्लियर है कि भैया एसक्यूसी सब पे एप्लीकेबल होता है। क्वालिटी तो तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, सीए का नाम जुड़ा है तो भैया क्वालिटी तो आई जानी चाहिए। अब banker has also requested for projected financial statement for coming year along with the report from CA regarding these projections to consider request of management। क्लियर है ना? Which of the following standard issued by ICAI are relevant for CAP in such a situation? C. D. C. Prospectus है। अबे prospectus financial information, prospective financial information, तो ये तो यही है ना? अरे नहीं, अश्योरेंस, अश्योरेंस था ना? याद है ना? शायद नहीं, अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ। अश्योरेंस में क्या था? रिव्यू और ऑडिट के अलावा डू नॉट इंक्लूड हिस्टोरिकल है ना, उसमें लिखा है ना प्रोस्पेक्टिव। हाँ ठीक है, फोर्थ का क्या होगा? बी। क्लियर है? चलो, CAP suppose he accepts the work for issuing projected financial statement with the report to be signed by him। मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट किया है 100 करोड़ अगले साल के लिए, 150 करोड़, फिर 200 करोड़ आगे के सालों के लिए, एज कंपेयर टू 25 करोड़ इन द करंट हाफ ईयर। इन सब में मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताओ। CAP को अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, ये तो देखनी ही पड़ेगी, है ना? क्लियर है? लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं होनी चाहिए। हेलो, ठीक है। दूसरा, उसको क्या देखना पड़ेगा? रीजनेबलनेस ऑफ असम्पशंस, बिल्कुल सही, ये भी देखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी विद एक्चुअल्स, ठीक है, देख सकते हो। CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy of data along with the proper presentation to the bankers। तो सब सही लग रहा है। चौथा, satisfy himself about reasonableness of assumption, underlying projected turnover, its consistency with actual, disclosure in presentation। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ठीक है, इस तरह से प्रथम चैप्टर हमारा समाप्त होता हुआ। ठीक है, चलो MCQ बताओ ये वाला। Which of the following is not an advantage of audit? हाँ, रिव्यू में लिमिटेड रिव्यू देते हैं, मतलब ऑडिट छोटा ऑडिट, शॉर्टकट ऑडिट। बड़ी जितनी कंपनीज होती है ना, 3 महीने में उनको लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ता है, समझ रहे? सेबी की गाइडलाइन। ठीक है, इनमें से क्या चीज एडवांटेज नहीं है ऑडिट का? होगा हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, मॉडल चेक, सेफगार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही सारा है तो, है ना? ठीक है ना? रिस्क बढ़ा देता है, कहाँ रिस्क बढ़ा देता है? हाँ,
नहीं नहीं, याद आएगा। अभी ज्यादा तो बनता है। Which of the following is not true about the assurance engagement? Assurance के लिए क्या false है? It relates to provide assurance about the historical. यही false है, समझ में आ रहा है ना? Historical finding. दूसरा, practitioner obtains sufficient appropriate evidence. हाँ, दूसरे उसमें कर तो सकता है. Some information to be, there is some information to be examined by practitioner. A written assurance report in appropriate form is issued by the practitioner. ये सबसे गलत है एक्चुअली में, सबसे ज्यादा गलत ही है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल का तो नहीं होता. देखो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये धोखेबाज होते हैं. आपको ये वाली बात नहीं पता है ना दम से, तो आपको चारों चारों में कंफ्यूजन हो सकता है. समझ गए आप? जितने भी टफ वाले लगे थोड़े भी, उन पे स्टार लगा लो, उन्हें जरूर पढ़ना है आपको. चलो, इनमें से कौन क्या बात सच है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? Which engagement standard ensure proper rights to practitioner in case of performance of their duties. ठीक लग रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? नहीं, एक सेकेंड, राइट्स कहाँ मिलते हैं? राइट्स कहाँ मिलते हैं? राइट्स नहीं मिल रहे ना, ड्यूटीज मिल रही हैं. स्टैंडर्ड्स क्या दे रहे हैं प्रैक्टिशनर्स को? ड्यूटीज. एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, engagement standard ensure proper preparation and presentation of financial statement in a standardized manner. क्या शेड्यूल 3 है क्या ये? कुछ भी आ रहा है समझ? ठीक है ना? तीसरा, ensure uniformity by practitioner in course of performance of their duties. हाँ, ये सही है. चौथा क्या है? ensure savings and resources of client. बकवास, खर्चा ही हो जाता है ऑडिट में तो. और हम इंटरनल कंट्रोल में चेक, इंटरनल ऑडिट में होता है. हम यहाँ पर ऑनेस्टी चेक करना है, उसके रिसोर्सेज बचाने नहीं आए. आ रहा है समझ? ठीक है. क्या होगा थर्ड का? सी. चलो फोर्थ का देखो. Consider the following statement of limited review. Statement 1, it involves obtaining sufficient of profit or evidence to draw reasonable conclusion. ये तो होता ही, चाहे रिव्यू एंगेजमेंट हो. टू, रिव्यू ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट. रिव्यू ऑफ हाँ, लेकिन फोर्थ का आंसर जो है वो डी दिया हुआ है. डी. क्या दिया हुआ था उसमें? एक बार देख लेते हैं ना. ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बहुत गलत करते हैं. ये लिखा हुआ है. अब ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन पे खेल गए हैं तो फिर क्या बता? क्या कैसे पता? वैसे इनकरेक्ट हो सकता है. हाँ मतलब बना तो लेंगे अपन, पर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं. क्योंकि रीजनेबल भी अपने आप में सब्जेक्टिव वर्ड है ना. रीजनेबल तो ऑडिट में तो अपन हाई लेवल का क्वेश्चंस मारते हैं और लिमिटेड को अपन लो लेवल क्वेश्चंस मारते हैं. हां सर, वो लिमिट क्वेश्चन में रीजनेबल क्वेश्चंस कैसे देंगे? नहीं, रीजनेबल ऑडिट में अपन रीजनेबल एश्योरेंस ही तो लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस. लिमिटेड दिया हुआ है कहां पर? ये अच्छा 1.9. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. हाँ, ऑडिट रीजनेबल होता है. हाँ, रिव्यू लिमिटेड होता है.
तो ये अपने को सच ढूंढना था कि झूठ ढूंढना था? अपन को करेक्ट इंटरेस्ट बता, करेक्ट इंटरेस्ट बता, दोनों घूमना है। कहाँ था? 1.3 तो पहले 1.3 फोर्थ? हाँ अरे तो वो तो स्टेटमेंट 2 के लिए हो गई ना, दे वो बात। नहीं, 1.3 होगी ना, वो रीजनेबल कंक्लूजन दिया चलो हुआ है। ठीक है, रीजनेबल कंक्लूजन के बेस पे अपन लोग इसको, वैसे अपन लोग ना प्रेफरेबल, हमेशा अगर कोई भी अजम्पशन रहेगा तो अपन लोग किसको सच मानेंगे? मॉड्यूल को। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो सही है, डी बोल रहा है ना मॉड्यूल, तो डी मान लिया। ठीक है, चलो ये वाला देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैंडर्ड और नॉट? मेनली वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं वॉलेंट्री नहीं, ये तो कंपल्शन है ना स्टैंडर्ड्स निभाना। ठीक है, द डील मेनली विद हाँ मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। तो बहुत ऑब्वियस है ये, पूरे पूरे कंट्रास्ट में इन दोनों में से ही कोई एक होगा। देयर सोल पर्पस इज टू हेल्प द गवर्नमेंट अथॉरिटी, बकवास। दे डील मेनली इन कैरिंग आउट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोविजन, बकवास, क्योंकि हम अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के लिए भी करते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। क्लियर है ये? करेक्ट इनकरेक्ट बताओ। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता। ठीक है, डू नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज एंड फॉर्म ऑफ यूनिट। बेटा अभी क्लास चल रही है, तुम्हें को आधे घंटे से लगा ले 8 बजे, क्या कुछ जरूरी है तो मैसेज कर दो। हाँ, मीनिंग नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में जो जो आएगा वो देखना पड़ेगा तुम्हें, फॉर्मेट देखना पड़ेगा। ये वाला तो जरूरी, क्योंकि डिबेंचर शेयर के लिए भी जरूरी है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी पूरी डिटेल होती है। ठीक है। हाँ, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू एंटिटी। मतलब अगर बड़ी एंटिटी है तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? नहीं, ऑब्जेक्टिव तो रहेगा। इसका मतलब ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट। फिर द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें विद रीजंस बताना है तो आप शॉर्ट में रीजन भी बताएंगे इसका। कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, करेक्ट वाली बात को क्या ही बोलोगे, हाँ हाँ सही बोल रहा है, वही बात बता दो। ठीक है ना? करेक्ट करेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसा नहीं होगा, करेक्ट में लिखना कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। The auditor is not expected to and cannot reduce risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statement are free from administration due to fraud. अब इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस एक पैरा में लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस वाली बात लिख सकते हो ना। तो यार क्या करोगे, चलो थ्योरेटिकल देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, choosing of appropriate accounting policies in relation to choosing of appropriate accounting policy in relation to accounting issues is responsibility of management. Do you agree? Yes, we do agree. से पॉलिसी सिलेक्शन किसका काम है भाई? मैनेजमेंट का। डिस्कस ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ऑफ एनी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज को लेकर के ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में एक पॉइंट है, कौन सा? कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर जो है वो, सॉरी, जो भी पॉलिसी लगा रहा है मैनेजमेंट वो हर साल लगाएगा। तो अगर मान लो कि चेंज हुई तो एक तो चेंज कर नहीं सकते, सिर्फ 3 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बल पर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। पहला रिक्वायर्ड बाय लॉ है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन है, या फिर तीसरा स्टैंडर्ड्स, मतलब आईसीआई और उन सब में। अरे सर में बोला हुआ है तो ठीक है ना, मतलब या तो जैसे आप मान लो मर्ज हो रहे हो किसी दूसरी एंटिटी में, तो उसके साथ इन लाइन करने के लिए, तो ये सब बातें हैं।
क्लियर है? इसका आंसर लिखा है चूजिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ ऑडिटर लाइज इन इवैल्यूएटिंग सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना? स्कोप ऑफ ऑडिट का पॉइंट है ये, ठीक है? स्कोप ऑफ ऑडिट में है ये, ठीक है ना? अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी देखना पड़ेगा। अश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोन। डिस्कस। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स जो है वो सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक सीमित नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हिस्टोरिकल बताते हो और अश्योरेंस में तो आप क्या फ्यूचर के वाले भी देख सकते हो, बस उसमें आप ऑडिट नहीं दोगे, उसमें आप वाउचिंग नहीं करोगे, पर रेलिवेंट अजम्पशन और वो जो ऑप्शन दिया था ना डी वाला, उसकी सारी बातें लिख दोगे। आ रहा है समझ में कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन, इनहेरेंट मतलब कैलकुलेशंस, कंसिस्टेंसी विद एक्चुअल और क्या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये सब इंश्योर आप कर लो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, an assurance engagement involve a three party relationship. Discuss meaning of the three parties in such an engagement. समझ गए क्या? क्या कर लोगे बता सकते हो? प्रैक्टिशनर है ना, और क्लाइंट जिसका ऑडिट हो रहा है और जिसकी जरूरत है उसको। ठीक है, यानी कि ओनर शेयर होल्डर, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट कर देना कंपनी का, जैसे मैंने बताया था। हाँ, a chartered accountant is specifically asked to check accounts whether fraud exists. State with reason whether it is an example of reasonable assurance engagement. बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के नीचे आ रहा है। ऑडिट में हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उसमें हम फ्रॉड बिल्कुल भी ढूंढने नहीं जाते, क्योंकि इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, डिपेंड करता है कितने नंबर का है, उस हिसाब से आंसर लिखना। An audit does not provide absolute assurance. बिल्कुल सही बात है। Discuss how nature of audit procedure itself is one of the reasons due to which audit cannot provide absolute assurance. Inherent limitation तो है, लेकिन उसका एक, हाँ, उसका पॉइंट स्पेसिफिकली पूछ रहा है आपसे। वही मैंने तो बता बोला था ना, पूरा डिटेल उसको याद करना पड़ता है। हाँ, ये वो है ना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, पर्टिकुलर पॉइंट पूछिए आपसे। पूरा कभी नहीं सेकंड पॉइंट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन आंसर नहीं दिया, रेफर टू सेकंड पॉइंट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। हाँ, ठीक है, क्लियर है? क्या क्या था उसमें? इसके जितने क्वेश्चन है ना, डेली बेसिस पे एक बार देख लो, समझ में आ रही है बात? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ना, मतलब एग्जामिनर जो है वो स्टैंडर्ड आंसर देखता है और आपका आंसर देखता है, प्लस जितना कंट्रोल होगा ना आपका कंटेंट पे, उतना आप उसको पॉइंटर्स और लाइन पे कर पाओगे। तुम्हारी कॉपी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हारी कॉपी से वो बाकी कॉपी चेक करे। क्यों नहीं होगा? मतलब आसान हो जाएगा ना, तुम्हारी लैंग्वेज आसान है। समझ रहे? बुक में क्या करते हैं वो लोग, जब स्टैंडर्ड आंसर देते हैं तो ये बुक से कॉपी भी किया और पेस्ट कर दिया, उसमें मेहनत थोड़ी कर पाते हैं, क्योंकि फिर उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप एक पैराग्राफ का नहीं कर सकते हो। तो जो पढ़ के आया है बहुत ध्यान से, वो उसी चीज को समराइज और पॉइंटर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकता है। अरे समझ, जो कि उसी चीज का ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन है, तो एग्जामिनर ये भी करेगा। ये आ रहा समझ? और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो नीतू बहुत सारे पेपर्स चेक करी, समझ रहे? और जितने भी एग्जामिनर है मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो उसने मेरे को बताया था कि पहले तो मैं ऐसे चेक करती थी, फिर मैंने देखा कि यार इसकी कॉपी में बाद में चेक करती हूँ तो इसमें बहुत वैसा रहता है कि इसका तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो कहती कि मैंने इसकी कॉपी फिर रख ली और फिर चेक कर ली। जैसे तरुण था ना, तलरेजा, उसकी कॉपी होती थी इतनी अच्छी, तो वो कहती कि इसकी कॉपी रख कर चेक कर लेती। ठीक है, अरे समझ? तो वो लोग क्या करते हैं कि, और एक और चेकिंग का तरीका क्या होता है कि एक क्वेश्चन लिया, उसके आंसर सबके चेक कर लिए, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर। अरे समझ, स्पेशलाइजेशन, वो सबके कारण। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेपर एक का चेक किया फिर पूरा पेपर दूसरे का किया, ज्यादा आसान पड़ता है एक एक आंसर सबका चेक कर लिया, फिर दूसरा आंसर सबका चेक कर लिया। इसमें सबसे ज्यादा हालत खराब होती है जिनका बाद में रहता है पेपर, क्योंकि बाद तक पहुंचते पहुंचते एग्जामिनर इतना एनरिच हो चुका होता है आंसर में कि उसको कोई आंसर अच्छा नहीं लगता। आ रहा है समझ? क्लियर है ना? तो जैसे ही एग्जाम फॉर्म आए, पहले दिन भरते हैं,
देख रहा हूँ कहाँ तक सोच करके बताता हूँ। सच है ये, पता है तुमको, ध्यान रखना है। ठीक है, देखे रहना जैसे वो ठीक है ना। थोड़े दो चार लोग आगे रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरे नंबर पहले था, सबसे पहले था क्या? सबसे पहले हाँ ठीक है ना, ऑडिट की बात है। फिर चालू हुआ तुम लोग ये। चलो मेरा तो बाद में उसका भी हो गया। चलो ये तो खत्म हो गई इसकी कहानी। ठीक है, अब अपन सेकंड चैप्टर चालू करते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? पहला तो चैप्टर का नहीं, फर्स्ट चैप्टर छोटा है, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर सर हाईलाइट कैसे करेंगे हम लोग? हाँ सेकंड चैप्टर ना, अरे मैं दिलवा दूंगा, अभी आज चर्चा चली जाती है ना तो जल्दी तो करो। कल से करना, कोई दिक्कत नहीं, कल से कर लेंगे। तो ये मतलब यहाँ पे न्यू वाले मॉड्यूल में ये वाले पॉइंट्स को निकाल दीजिए। क्या बोल रही आपने जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन वाले वो सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह वो हटा दीजिए। नए मॉड्यूल में नहीं है, लास्ट चैप्टर। अरे वो लास्ट चैप्टर में है। अच्छा वहाँ डाल दो। हाँ ऑडिटिंग क्या करते हैं इस वाले चैप्टर में? हाँ ठीक है। मैं कंप्लेन नहीं किया, बस ऊपर नीचे शफल कर दिया। नहीं देखो, स्ट्रीमलाइन हो गया है। सबसे अच्छी बात इस बात को समझो, पहले उन्होंने जो प्रोनाउंसमेंट्स वाली जो मॉड्यूल दे दी थी, उससे उनके पास अधिकार था कि वो कुछ भी पूछे, आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा। सारे स्टैंडर्ड्स उठा करके दे दिए ना एज इट इज, तो वो फाइनल का और इंटर के सिलेबस में कोई अंतर नहीं रह गया। पेपर इजी बनाते थे वो, बट लिमिट्स नहीं रखी ना उन्होंने। आ रहा है समझ? कई कई बार तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चन फाइनल के पेपर में एक अटेम्प्ट में, अगले पेपर में वो इंटर के पेपर में है, कोई बाइफरकेशन है ही नहीं। स्टैंडर्ड्स तो सेम लगने ही है ना यार, इस कारण से। ठीक है, इस बार तो नहीं टेस्ट है, तो मॉड्यूल से है ना, प्रोनाउंसमेंट से है, प्रोनाउंसमेंट से है ना, पूरा मॉड्यूल से है। हाँ अब उन्होंने जितने रेलेवेंट थे वो चैप्टर के बीच में इंक्लूड कर दिया, तुम वो कितने भी डाल दो, पर लिमिटेड है ना। 3 मॉड्यूल तो नहीं है ना, मतलब 2 मॉड्यूल तो फिर भी कवर हो जाते, तीसरा तो लिमिट खत्म कर दी थी ना उसने। वो बेयर एक्ट की तरह होता था, तो अब आप क्या पढ़ लोगे, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, चलो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट विवरण। ठीक है, याद रखना स्टैंडर्ड आंसर में जो लैंग्वेज होती है ना, वो मॉड्यूल की ही होती है। तो हम किसी के भी नोट्स रेफर करेंगे तो उसका बेसिस यही होगा कि उसकी लैंग्वेज किसके साथ मैच कर रही है, मॉड्यूल। समझ रहे हो ना, वो नोट्स मॉड्यूल से बने होंगे तो वो सबसे अच्छे। मैंने अभी एक नई बुक मंगाई है, समझ रहे हैं, और वो भी उतनी कुछ खास की नहीं है, मतलब 1200 रुपए की बुक आई है वो अकेली, किसी पादुका की। लेकिन मतलब मैंने उसको मॉड्यूल से मिलाया है ना, उसके आंसर्स वगैरह को, क्वेश्चन और वो सब, और कुछ कुछ कंटेंट बहुत काम का है, लेकिन हर चीज काम की नहीं। चलो ओवर करता हूँ।